नमस्कार बच्चों। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की आज की इस बाल सभा में पधारे सभी बच्चों का, उनके माता पिता का, अभिभावकों का मैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की बाल सभा में हम लोग जानेंगे नागालैंड की रानी माँ पद्मश्री रानी गाइदिन्ल्यू जी के बारे में, और उनके बारे में उनकी कहानी सुनाने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्री पंकज सिन्हा जी, जो पिछले 4 दशक से नागालैंड में शिक्षा की क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बच्चों के साथ सतत संपर्क में हैं। ऐसे श्री पंकज सिन्हा जी के मुखारबिंद से अब हम सुनने जा रहे हैं कहानी रानी माँ गाइदिन्ल्यू जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिन्हा जी। कृपया अब आप बाल सभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। नमस्कार। धन्यवाद। केलुम केहुम नमस्ते। प्यारे बच्चों, आज जिस वीरांगना की वीर गाथा की कहानियां हम सभी आप सबों के साथ बैठकर सुनने वाले हैं, सबसे पहले मैं उस वीरांगना को नमन करता हूं। एक पावन धरती पूर्वोत्तर की, भारत माँ की शान, वीर वीरांगना बलिदानों का है सनातन धाम। वीरांगना महान संतान है, भारत की पहचान है, भारत की पहचान। राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग के सभी लोगों को आभार प्रकट करता हूं। आयोग ने देश के अनेकानेक प्रेरक महापुरुषों के जीवन प्रसंगों को प्रचारित कर सचमुच एक महत् सेवा का कार्य अपने हाथों में लिया है। आप सभी को साधुवाद। राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग द्वारा कोविड-19 महामारी काल में संचार माध्यम से आयोजित बाल सभा के प्रिय बाल युवा सेनानियों, श्रोता बंधु भगिनी, हमारा प्रिय राष्ट्र भारत वीरों का ही नहीं तो ऋषियों मुनियों का देश रहा है। आध्यात्मिक भारत का एक सच्चा स्वरूप है हमारा देश। हर विकट और संकट काल में आध्यात्मिक भारत ने अपने वीर वीरांगनाओं के त्याग, समर्पण एवं बलिदान से भारत को सुरक्षित ही नहीं रखा है, अपितु सही दिशा बोध भी कराया है। मैं आपको एक ऐसे ही वीरांगना से परिचित कराने का प्रयास करता हूं। उत्तर पूर्व के पर्वतीय अंचलों में जिस वीरांगना की वीर गाथा आज भी गूंजती है, उत्तर पूर्व के पर्वतीय अंचलों में हवाओं में जिस वीरांगना की गाथाएं आज भी विद्यमान है, वह आपके सामने मैं रखने का प्रयास करता हूं। भैया बहन, आप जानते हैं उत्तर पूर्व में 7 राज्य हैं: असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड। इन प्रदेशों में निवास करने वाली नागा जनजाति के एक वीरांगना का दर्शन करना कहानियों के माध्यम से यह बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। हमारा देश परतंत्र था। ब्रिटिश साम्राज्य से 1947 में भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली। ब्रिटिश राज अन्याय, अत्याचार और
क्रूरता का ही प्रतीक था। ब्रिटिशों ने सरलता से भारत पर अपने शासन की व्यवस्था की थी, ऐसा कदापि नहीं था। भारत के उत्तर पूर्व के अंचलों में जहां नागा जनजाति समाज शांति से अपना जीवन निर्वाह करती आ रही थी, प्रकृति को ही ईश्वर मानना, सूर्य चंद्र को अपना आराध्य मानकर पूजना, यही तो नागा समाज का कर्म था। धर्मानुकूल ही नागा समाज का कर्म एवं व्यवहार था। पूर्वजों की परंपरा पर अटूट आस्था, श्रद्धा एवं भक्ति उनका संस्कार था। उनकी शैली प्रकृति के साथ शुद्ध प्रेम का परिचायक था। भैया बहन, ब्रिटिश साम्राज्य शांति प्रिय नागा समाज पर घोर अत्याचार एवं क्रूरता से उनके जीवन शैली में उथल पुथल मचा रखा गया। नागा समाज ने अपने स्वाभिमान एवं अस्मिता की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया। ब्रिटिश साम्राज्य ने नागा समाज के विरोध के कारण गांव के गांव जलाकर भस्म कर दिए, खून की नदियां बहा दी गई। ऐसी अवस्था में नागा समाज दयनीय बनकर ईश्वर से प्रार्थना करता रहता था, हे प्रभु हमारी रक्षा करो प्रभु। प्रभु तो भक्तों की पुकार पर दौड़े दौड़े आते ही है। भैया बहन, 1915 का वर्ष था। मणिपुर के एक ग्राम नुंगपो में चहल पहल थी। काले काले मेघ आकाश में विचरण कर रहे थे। बिजलियां चमक रही थी। बिजली की चमक ग्राम के एक घर पर बार बार आती और गायब हो जाती, बार बार आकर लुप्त हो जाती। वह घर था एक नागा ग्राम प्रमुख लोथो नांग का। उनकी पत्नी कलोतलेनल्यू गर्भवती थी। असाधारण घटित घटनाओं के बीच 26 जनवरी 1915 को एक शिशु कन्या का जन्म हुआ। शिशु कन्या का नाम रखा गया गाई दिन ल्यू। गाई दिन ल्यू का अर्थ है अच्छा मार्ग दिखाने वाली। शिशु कन्या के जन्म से पूर्व प्रकृति ने असाधारण एवं भयंकर वातावरण बनाकर रखा था। इस भयंकर असाधारण घटित घटनाओं से मुक्ति मिले, यही कारण है ग्राम के पुजारी, ग्राम के बड़े बुजुर्गों ने शिशु कन्या को देखते हुए उनका नाम रखा गाई दिन ल्यू। गाई दिन ल्यू इतनी प्यारी तथा सुंदर थी कि परिवार क्या, ग्रामवासी क्या, जो भी उससे मिलता देखता रह जाता था। उनकी गंभीर चपलता तो जरूर थी, लेकिन चपलता में गंभीरता, उनका शैशव व्यवहार तथा उनकी योग्यता सभी के लिए विस्मय बना रहता था। वह शिशु कन्या किसी को भी एक टक देखती रहती थी। जब वह देखती थी तो ऐसा लगता था कि वह शिशु कन्या कुछ समझना चाहती है। यही कारण था कि उनके पास जो भी आ जाता वह गाई दिन ल्यू का अपना बनकर रह जाता। जब वह किसी की अंगुली पकड़ लेती थी तो जल्दी छोड़ती नहीं थी। अंगुली छुड़ाने का प्रयास करने से भी जल्दी छूट नहीं पाता था। शिशु कन्या का असाधारण व्यवहार ने सभी को आकर्षित ही नहीं कर सका था, अपितु कभी कभी
भयभीत भी कर डालता था। गाय दिनलू जब 1 वर्ष की हो गई थी, वह हमेशा चंद्रमा को एक टक से देखती रहती थी। एक दिन संध्या काल में थोड़ी सी रात हो गई थी। गाय दिनलू घर के बाहर खेल रही थी। खेलते खेलते वह घर के अंदर आई। अपनी माता कलुतलेनल्यू जो खाना बना रही थी, गाय दिनलू ने मां का कपड़ा पकड़कर खींचने लगी। मां ने समझा बेटी को भूख लगी होगी, खाना देने लगी, पर गाय दिनलू तो कपड़े को खींचते जा रही थी। मां को समझ में आया कि बेटी बाहर जाना चाहती है। मां ने बेटी को अपने गोद में लिया और घर के बाहर आ गई। गाय दिनलू ने अपने हाथ से इशारा किया। मां ने देखा मेरी बेटी पूर्ण चंद्रमा को देख रही है। माता को समझ में आ गया। मां ने चंद्रमा की कहानी सुनाना शुरू किया। सुनाती रही, पर कहानी सुनते सुनते गाय दिनलू मां की गोद में सो चुकी थी। वह रात पूर्णिमा की रात थी। भैया बहन, गाय दिनलू जब बड़ी होकर हिरका पंथ की स्थापना की तो नागा समाज को पूर्णिमा का महत्व बताया। हिरक्का पंथ के नागा समाज आज भी पूर्णिमा में उगते सूरज के सामने खड़ा होकर सूर्य भगवान का सामूहिक आराधना करते हैं, सामूहिक अर्चना पूजा करते हैं। इससे यह पता चलता है कि 1 वर्ष की अवस्था में ही गाय दिनलू ने अपने नागा समाज को धर्म परंपरा की शिक्षा का निर्णय कर लिया होगा। प्रिय बाल भैया बहन, एक दिन गाय दिनलू घर में नहीं मिली। ग्राम के घर घर में गाय दिनलू का तलाश किया गया, पर गाय दिनलू मिली ही नहीं। ग्राम में खलबली मच गई। उस समय गाय दिनलू की आयु 5-6 वर्षों की होगी। खोजते खोजते ग्रामवासी सामने के ऊंचे पर्वत की ओर चल पड़े। देखा एक चट्टान पर वह बालिका बैठी है। उसकी आंखें बंद थी। लोग ने दौड़कर गाय दिनलू को अपनी गोद में उठा लिया। गाय दिनलू ने मां मां कहकर आवाज लगाई। मां ने अपनी कन्या को गोद में ले लिया। मां ने पूछा, बेटी यहां तुम क्या कर रही थी? गाय दिनलू ने जवाब दिया, मां मैं ध्यान कर रही थी। भगवान से, तिंगवांग से, उनकी भाषा में तिंगवांग शब्द भगवान के लिए आता है। मैं भगवान से बात कर रही थी मां। गाय दिनलू ने बाल अवस्था से ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति जागरण का कार्य शुरू कर दिया था। वह कभी कभी सांस रोककर बैठ जाती थी। गाय दिनलू हठी थी, प्रकृति से अगाध प्रेम करती थी, आकर्षक एवं कर्मठ थी, स्नेह प्यार सेवा का एक उदाहरण थी। नेतृत्व क्षमता तो बचपन से ही गाय दिनलू ने विद्यमान था। भैया बहन, उस समय लोग अंदर के जंगलों में, नदियों में, गांव के गांव लोग समूह बनाकर शिकार करने जाते थे। नागा समाज में लड़कियों का शिकार पर जाना अशुभ माना जाता था। शिकार पर जाने समय शिकार के लिए जो वस्तुएं होती थी उसको भी लड़कियां स्पर्श नहीं कर सकती थी। एक दिन ग्राम प्रमुख लोथानांग के घर पर ग्रामवासी सब एकत्र हुए शिकार पर जाने के लिए।
वे लोग क्या देखते हैं कि गाइदिन्लू घर के अंदर से शिकार के लिए जो वस्तुएं होती है वो एक एक कर लोगों के सामने लाकर रख रही थी। सबके सामने एक अशुभ आशंका विद्यमान हो गया। अशुभ आशंका से सब भयभीत थे। तब गाइदिन्लू ने अपने पिता से कहा, हे पिता, आप संशय नहीं करिए, मैं आपकी पुत्री हूं, मैं क्यों सबको अशुभ काम से दुखित करूंगी। फिर 8 वर्ष की गाइदिन्लू ने तिंगवांग भगवान की पूजा की, उनकी प्रार्थना की। फिर ग्रामवासियों से कहा, हे माता पिता, हे ग्रामवासी, आप सब खुशी खुशी शिकार पर जाएं, आज बहुत अधिक शिकार मिलेगा। ग्रामवासी डरते डरते शिकार पर चल पड़े। अशुभ की आशंका से वे भयभीत थे। जब संध्या समय वापस आए तो सभी खुश थे। शिकार बहुत 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 मिला था। गाइदिन्लू ने तब कहा, हे पिता, हे ग्रामवासी, लड़की तो लक्ष्मी है, उनके स्पर्श से अशुभ नहीं होता। आप सभी को लड़कियों को अशुभ नहीं मानना चाहिए। हंसते खेलते गाइदिन्लू ने नागा समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास बचपन से ही शुरू कर दिया था। ऐसे अनेक प्रसंग गाइदिन्लू के जीवन की महानता सिद्ध करती है। एक तरफ वह नागा समाज की कुरीतियों पर अपने कर्म व्यवहार से संशोधित कराती जा रही थी, तो दूसरी ओर असम के सिलचर के निकट बीनाकांदी में स्थित शिव स्थान भुवन पर्वत के गुफा में जाकर आध्यात्मिक शक्ति का भी उपासना करती जाती थी। नागा समाज गाइदिन्लू को देवी माता कहने लगे थे, जिसे गाइदिन्लू को पसंद नहीं था। एक दिन उसके ग्राम का उत्सव था। दूर दूर के ग्राम से भी लोग आए थे। उस समय गाइदिन्लू की आयु 11 वर्ष की होगी। सभी के सामने गाइदिन्लू ने कहा, हे नागा समाज, आप सब मेरे माता पिता के समान हैं। आप मुझे देवी मां का स्थान देकर मेरा अपमान न करें। आप ऐसा भूल न करें। मैं देवी माता नहीं हूं, आपकी बेटी हूं। आप मुझे बेटी कहें, मैं तो आपकी सेवा करने के लिए हूं। गाइदिन्लू में तनिक भी अहंकार नहीं था। वह सरल स्वभाव की थी, वह मृदुल थी। ग्राम ग्राम में ब्रिटिश शासक नागा समाज पर कहर ढा रहे थे। जादोनाग नामक एक नागा व्यक्ति के नेतृत्व में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। गाइदिन्लू भी स्वतंत्रता आंदोलन में ग्रामवासियों को बताती रहती थी, स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी थी। वह ग्रामवासियों को कहती थी, यह हमारी माटी है, हमारा नागा राज्य है, हमारा देश है। हमें ब्रिटिश का शासन नहीं चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। वीर जादोनांग को ब्रिटिश सरकार ने धोखे से गिरफ्तार कर लिया था, सिलचर के जेल में रखा था। उसी सिलचर जेल में, जिस जेल में जादोनांग को रखा गया था, गाइदिन्लू अपनी बहादुर सखियों के साथ जेल में जादोनांग धर्म भाई से मिलने जाती है। कहती है, भैया आप चिंता नहीं करो, अब यह स्वतंत्रता का आंदोलन का नेतृत्व आपकी मुंह बोली बहन और नागा समाज की बहादुर बेटी गाइदिन्लू करेगी। अंग्रेजों को मैं भगा कर ही दम लूंगा।
यह मैं कसम खाती हूं। उसके बाद गाय दिल्लू ग्राम ग्राम में प्रवास करने लगी, गांव गांव में जाकर लोगों के बीच जागरण करने लगी। उन्होंने ग्रामवासियों से कहा, हे नागा वीरों, यह देश हमारा है, हम नागा राज्य के नागा समाज के लोग हैं, ब्रिटिश की सत्ता हमें स्वीकार नहीं है। और युवकों को, युवतियों का आह्वान किया कि आप सब इस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लें। उसके आह्वान से बड़ी संख्या में नागा युवक और युवतियां गाय दिल्लू के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयार हो चुके थे। यह बात ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश शासक वर्ग के साथ पहुंच गई कि गाय दिल्लू ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व लिया है और उसने कसम खाई है कि नागा राज्य की भूमि को ब्रिटिश सत्ता से हम मुक्त करके रखेंगे। गाय दिल्लू को पकड़ने अंग्रेज के सिपाही निकल पड़े। जंगल में एक सिपाही 13 वर्षीय गाय दिल्लू का हाथ पकड़ा, बोला, तुम गाय दिल्लू हो? सिपाही को उत्तर मिला, नहीं नहीं, और इशारा करते हुए गाय दिल्लू ने कहा, गाय दिल्लू तो उधर से जा रही है। सिपाही उसी ओर दौड़ पड़े, पर गाय दिल्लू तो दूसरी ओर से निकलती चली जा रही थी। अचानक एक सिपाही पीछे से गाय दिल्लू को आवाज दिया, रुको। गाय दिल्लू रुक गई। सिपाही सामने से आकर गाय दिल्लू का हाथ पकड़ लिया, कहा, तुम गाय दिल्लू हो, मैं तुम्हें पहचान गया हूं, तुम ही गाय दिल्लू हो। गाय दिल्लू ने देखा, गाय दिल्लू ने उसके हाथ को पकड़कर जोर से मोड़ दिया, उसे पटका और उसके सीने पर बैठ गई और उसके हाथ में जो हथियार दाव कहते हैं उसको उठाकर कहा, दुष्ट अंग्रेज, तुम्हारा मैं खून पी जाऊंगी। हाँ, मैं ही गाय दिल्लू। यह कहते हुए उसने दाव से उस अंग्रेज सिपाही का गर्दन उड़ा दिया। ऐसी वीर थी गाय दिल्लू। इसके कारण ब्रिटिश सेना में भय का हड़कंप मच गया। ऐसी बहादुर थी गाय दिल्लू। गाय दिल्लू को नागा समाज के मध्य नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। भैया बहन, आप तो लक्ष्मीबाई की कहानी जानते होंगे। जो वीरता, जो साहस आपने लक्ष्मीबाई के बारे में सुनी है, उससे कम नहीं थी इस बाला का। गाय दिल्लू ने उत्तर पूर्व के पर्वतीय अंचलों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अपनी साहस और अपनी बहादुरी से उनको नाकों में चना चबा कर रखा था। 14 वर्ष की बालिका ने ब्रिटिश सेना और उनके सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए थे। 4000 से भी अधिक स्वतंत्रता के पुजारी नागा वीरों ने सेनापति गाय दिल्लू के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना के दांत खट्टे करते जा रहे थे। वीरांगना गाय दिल्लू स्वयं ही छापामार युद्ध एवं शस्त्र संचालन में अत्यंत निपुण थी। वह अपने युवा और युवतियों को छापामार युद्ध और शस्त्र संचालन का प्रशिक्षण भी देती जा रही थी। अपने नागा सैनिक भाई बहनों को युद्ध कला में निपुण कैसे करना है, इसलिए गांव-गांव में कई क्षेत्र को बांट करके वहां पर प्रशिक्षण की व्यवस्था दी जा रही थी। ब्रिटिश समाज, ब्रिटिश सत्ता, ब्रिटिश साम्राज्य ये 4000 नागा सैनिकों को गाय दिल्लू के नेतृत्व में खूंखार मारने लगे। ब्रिटिश सत्ता, ब्रिटिश
साम्राज्य भले ही गाइदिन्लु और उनके सैनिकों को खूंखार मानते थे, किंतु असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की नागा जनजातियां ही नहीं, अपितु समस्त पर्वतीय जनता का प्रत्येक वर्ग उन्हें देवी स्वरूपा, देवी की स्वतंत्रता की वीरांगना एवं उद्धारक मानता था। जब वीरांगना गाइदिन्लु अपने 4000 सैनिकों के लिए हंगरुम नामक, यह हंगरुम गांव आज असम के डिमा हसाओ जिले में स्थित है, हंगरुम नामक पर्वतीय ग्राम में एक किला बनवा रही थी, तो ब्रिटिश साम्राज्य के विदेशी स्वयंसेवी संस्था वह ब्रिटिश साम्राज्य के सैनिक नहीं थे, वे समाज में फैले थे लेकिन विदेशी थे। विदेशी स्वयंसेवी संस्था ने कुछ गद्दारों की सहायता से इसकी जानकारी असम राइफल्स के अंग्रेज अधिकारियों तक पहुंचाई। अंग्रेज की सेना उस गांव में पहुंच गई, भयंकर युद्ध हुआ। नागा वीरों का बलिदान इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया। वीरांगना गाइदिन्लु को युद्ध करते हुए घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। भैया बहन, वह काला दिन था 17 अप्रैल 1932। उस समय वीरांगना गाइदिन्लु की आयु मात्र 17 वर्ष की थी। भैया बहन, 1947 में भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली। असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को कारागार से मुक्ति मिल गई, पर जिसे मुक्ति मिली नहीं वह थी वीरांगना गाइदिन्लु। जिन्होंने वीरांगना गाइदिन्लु को रानी की उपाधि दी थी, वे तो स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बन गए, पर उस वीरांगना को वे भूल गए जिसने उत्तर पूर्व भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में महात्मा गांधी को अपना नेतृत्वकर्ता मानकर पर्वतीय अंचलों में स्वतंत्रता का नेतृत्व किया था। स्वतंत्र भारत के तथाकथित सरकार की नींद तब भी नहीं खुली। वह जेल से रिहा नहीं हुई। 3 महीने बीत गए। नींद खुली तुरा जेल के अधिकारियों का जब उन्हें नागा प्रतिनिधियों ने याद दिलाया। वीरांगना रानी मां गाइदिन्लु कारागार से अक्टूबर 1947 में मुक्त हुई, पर देशभक्त वीरांगना गाइदिन्लु को अपने ग्राम में जाने की अनुमति नहीं थी। अनुमति नहीं थी असम एवं आज का नागालैंड, जो उस समय नागा हिल्स जिला था, में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। स्वतंत्र भारत में एक जनजाति महिला स्वतंत्रता सेनानी के साथ क्या यह अन्याय नहीं था? आखिर क्यों? अंग्रेज सरकार द्वारा घोषित विदेशी स्वयंसेवी संस्थाएं और नागालैंड को भारत से अलग करने वाली राजनीतिक संस्था से स्वतंत्र भारत सरकार का क्या संबंध था? क्या सरकार वीरांगना रानी मां गाइदिन्लु को उसकी देशभक्ति से डर गई थी? यह इतिहासकारों के लिए खोज का विषय है। वीरांगना रानी मां गाइदिन्लु को नागा हिल्स जिले इमरुक ग्राम के एक चांग नागा के घर में 9 वर्षों तक छुपकर रहना पड़ा। 9 वर्षों तक अज्ञातवास रहना पड़ा। आखिर क्यों? हमारी एक बहन है कार्यकर्ता, डॉक्टर तशीले जलियांग, वह रानी मां के ऊपर में बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। वह उस चांग नागा के घर में इमरुक गांव में गई। आने के बाद जो उसने बताया, भैया वह चांग ग्राम का बूढ़ा मुझे घर के अंदर ले गया।
उसने बॉक्स खोला और बॉक्स के अंदर कुछ सामग्री रखी थी। उस सामग्री को पकड़कर वह चांग गांव बूढ़ा रोने लगा, रानी मां का नाम ले लेकर रोने लगा। ऐसी रानी मां थी वह, जिसके साथ थी उसके जीवन में वह छाप छोड़कर गई। भैया बहन, ये 9 वर्ष अज्ञातवास क्यों, यह आप सभी को जानने का प्रयास करना चाहिए। मैं एक भाग्यशाली सामाजिक कार्यकर्ता हूं, क्योंकि मैंने रानी मां गाइदिन्ल्यू को कई बार प्रत्यक्ष देखा, रानी मां के साथ बैठकर वार्ता किया और रानी मां का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। रानी मां की परंपरागत प्रतिकृति से पहली बार मैं जब प्रेरित हुआ, वह वर्ष था 1981 का, जब रानी मां ने असम के बड़ा हाफलॉन्ग में विद्या भारती भवन का उद्घाटन करने आई थी। उद्घाटन की सारी प्रक्रिया तैयार हो चुकी थी। अचानक रानी मां ने उस प्रक्रिया को रोका और कहा, जो नवनिर्मित भवन है उस भवन की परिक्रमा पहले होना चाहिए। सारे लोग उपस्थित थे। रानी मां की आवाज सुनकर उन सभी ने रानी मां आगे आगे बढ़ी और सारे लोग उसके पीछे पीछे गए और उन्होंने नवनिर्मित भवन का परिक्रमा किया। भैया बहन, उनके पास एक महान ईश्वरीय देवी ऊर्जा शक्ति विद्यमान थी। रानी मां गाइदिन्ल्यू सामाजिक परंपरागत यथार्थ प्रकृति की एक असाधारण ऊर्जावान दिव्य महिला थी। वह एक महान महिला थी जिसका कोई भी कार्य सामाजिक परंपरागत पथ को ही आधार मानते हुए पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ परम सत्ता ईश्वर के प्रति त्याग, साधना और समर्पण के भाव को ही प्रकट करता है। 9 वर्षों के बाद, 9 वर्ष अज्ञातवास के बाद वह जब अपने ग्राम में पहुंची तो उसे बहुत दुख हुआ, उसे अपार दुख हुआ। उसने देखा उसके अपने लोग ही भारत को अपना देश नहीं मानने की पंक्ति में खड़े दिखाई दे रहे हैं। अपनी परंपरा को त्याग कर विदेशी पंथ को स्वीकार कर लिए। भैया बहन, सोचो उस देशभक्त वीरांगना के मन पर क्या बीता होगा। उस देशभक्त स्वतंत्रता एवं स्व परंपरा पूजक का हृदय कितना रुदन कर रहा होगा। पर वह हारी नहीं, तो वीरांगना थी। उसने पुनः अपने अनुयायियों को एकत्र किया, संगठित किया, हिरक्का पंथ की पुनर्स्थापना किया, जेलियांगरोंग नागा समाज को संगठित किया, भारत एवं मणिपुर नागालैंड सरकार से उनके अधिकार और संरक्षण के लिए गुहार लगाई, पर उनकी एक भी बात सरकार ने नहीं सुनी। तब रानी मां ने दूसरा क्रांतिकारी बिगुल फूंक दिया। वह बिगुल था नागा समाज के अधिकारों एवं पूर्वजों की परंपरा की सुरक्षा का बिगुल। वह भूमिगत हो गई। स्वतंत्र भारत के सैनिकों के साथ ही नहीं तो आतंकवादी संगठन के उग्रवादियों के साथ आए दिन छापामार युद्ध चलता रहा। स्वतंत्र भारत में अपने नागा समाज को, नागालैंड को भारत का अंग प्रमाणित करने के लिए नागा समाज के पूर्वजों की परंपरा की संरक्षण और सुरक्षा के लिए रानी मां भूमिगत हो गई। स्वतंत्र भारत सरकार के सैनिकों से भी उन्हें सामना करना पड़ा और आतंकवादियों समूह से भी उनका सामना हुआ। भैया बहन, आप विचार कर सकते हैं, एक वीरांगना स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी युवा
काल जेल की कोठरी में 14 वर्ष बिताया। भारतवर्ष में कोई ऐसी युवा महिला नहीं जो इतने वर्ष जेल में बिताई। किंतु भैया बहन, वह बहुत बड़ी देशभक्त थी, भारत को बहुत प्यार करती थी, अपने नागा समाज को बहुत प्यार करती थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया। उनके आश्वासन से भूमिगत से बाहर आई और शांति की स्थापना की। धन्य थी वह देशभक्त जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी जिसने प्रधानमंत्री की आवाज सुनकर और प्रधानमंत्री ने कहा नागा समाज के अधिकार और परंपरागत पूर्वजों के परंपरागत को संरक्षण हम देंगे, वह भूमिगत से बाहर आई। गाइदिन्लु अपने नागा समाज की पूजा पद्धति तथा परंपरागत पहचान को पश्चिमीकरण से संरक्षित एवं संवर्धित रखने के लिए पूर्ण आकांक्षित रहती थी। उन्हें यह जीवंत ज्ञानात्मक अनुभव हो चुका था कि विदेशी स्वयंसेवी समूह हमारी पूजा पद्धति, सामाजिक व्यवहार, समाज की परंपरागत पद्धति में घृणा का भाव फैलाने के कार्य से जुड़ा है। अतएव गाइदिन्लु ने विविध स्वयंसेवी समूहों एवं छद्मधारी राजनीतिज्ञों के खतरनाक गुप्त कार्यों का परंपरागत रचनात्मकता के आधार पर वीरता से, बहादुरी के साथ विरोध किया था। उन्होंने विरोध ही नहीं तो सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए समाज में जागरण के विभिन्न रचनात्मक कार्यों को भी बढ़ावा दिया था। लोक संपर्क, लोक जागरण एक बहुत बड़ी शक्ति खड़ा करने का उन्होंने प्रयास किया था। भैया बहन, सचमुच गाइदिन्लु एक वीरांगना थी, एक आदर्श युवती थी, एक देशभक्त महान हस्ती थी, समाज और देश का एक समर्पित आदर्श सेविका सेनानी थी, जिन्होंने गुणवत्ता के आधार पर, अपने साहस और वीरता के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य को ही नहीं, उनके छद्म विविध स्वयंसेवी समूहों एवं स्वतंत्र भारत में आतंकवादी संगठनों से भारत माता की संतानों की सुरक्षा और बचाव करने का प्रयास अपने मूल्यवान जीवन के त्याग, तपस्या तथा बलिदान के आधार पर जीवन पर्यंत सतत प्रयास करती रही। भारतीय इतिहास के पन्नों पर ही नहीं तो देश के किसी कोने में, किसी भी पाठ्य पुस्तक में वीरांगना गाइदिन्लु दिखाई नहीं देती है। आखिर क्यों? भारत के स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों और देशभक्त के परिवार समूह में कहां है हमारी रानी मां गाइदिन्लु अथवा वीरांगना गाइदिन्लु? जबकि संपूर्ण देश का प्रवास उन्होंने महिला संरक्षण के लिए किया। अखिल भारतीय अनेक महिला सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के साथ उनका संबंध रहा। रानी मां गाइदिन्लु भारत के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों से जीवन पर्यंत जुड़ी रही। वीरांगना गाइदिन्लु हमारे देश की एक महत्वपूर्ण वीर स्वतंत्रता सेनानी के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। केवल समाज के कुछ समूहों का नहीं, परंतु यह काट्य सत्य है और दुख एवं आश्चर्य का विषय है कि भारत के अधिकांश लोगों के लिए अभी भी स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक पद्म भूषण वीरांगना रानी मां गाइदिन्लु अनजान है। भारत सरकार ने वीरांगना रानी मां गाइदिन्लु 1972 में ताम्रपत्र, 1981 में पद्म भूषण, मरणोपरांत 1996 में बिरसा मुंडा सम्मान तथा श्री शक्ति पुरस्कार भारत की 5 महिलाओं के नाम से है। उन 5 महिलाओं में एक हमारी रानी मां भी है।
अनेकानेक पुरस्कार से रानी मां को पुरस्कृत किया गया है। अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन और विशेष करके स्वतंत्रता सेनानी मेघालय संगठन ने रानी मां को समय समय पर सम्मानित किया है। भारत सरकार ने रानी मां के नाम से डाक टिकट भी लागू किया है। वीरांगना रानी मां गाइदिन्लु भारत की एक त्याग में समर्पित जीवन का नाम है। वह एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं तो एक समाज सुधारक है। हिरका पंथ की संस्थापक का समाज के लिए अपना जीवन निस्वार्थ भाव से कैसे त्याग और समर्पित किया जाता है, महिला स्वरूप एक जीवंत उदाहरण है। वीरांगना रानी मां गाइदिन्लु के जीवन का अध्ययन प्रत्येक मानव को करना ही चाहिए। विशेषतः महिला समाज को तो अवश्य करना चाहिए। रानी मां ने 15 अगस्त 1992 को अपने ग्राम में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वज को फहराया। उस समय उत्तर पूर्व के अनेक प्रमुख पत्रकार भी उपस्थित थे। पत्रकारों ने रानी मां से कुछ प्रश्न किए। उस प्रश्नों में एक विनम्र निवेदन था पत्रकारों का, रानी मां, आप अपने नागा समाज और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? रानी मां ने कहा, मैं क्या संदेश दूंगी, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मेरा जीवन यही संदेश है। भैया बहन, रानी मां जब तक जीवित रही, कोई ऐसा स्वतंत्रता दिवस नहीं जिसमें रानी मां स्वतंत्रता दिवस में उपस्थित नहीं थी। रानी मां भारत को बहुत प्यार करती थी। स्वतंत्रता दिवस के समय उन्होंने अपने नागा समाज को एक दिशा देती थी। 17 अप्रैल 1993 को वीरांगना रानी मां का धरती माता की गोद में विलीन हो गए। वह भारत माता को बहुत प्यार करती थी और एक महान देशभक्ति थी। मां से मैंने एक बार कहा, मैंने पूछा था कि आपका जीवन कैसा है, आप भारत माता को बहुत प्यार करती है, क्या कहना है? उन्होंने कहा, मैं हमेशा अपने भारत देश की एकता और अखंडता के लिए ही जीवन जीती रही। उन्होंने लोगों को यही निदर्शन किया। परंपरागत संस्कृति का क्षय अपने समाज तथा देश की पहचान का क्षय। रानी मां ने अपने नागा समाज के जीवन शैली को हिरक्का के माध्यम से परिवर्तित करने का सफलतम प्रयास किया। उसने घोषणा किया, हिरक्का नागा समाज भारत के बहुसंख्यक समाज का ही एक छोटा सा अंग है। आज का जेलियांगरोंग हिरक्का समाज की गतिविधियां रानी मां को याद दिलाता रहता है, जो चिरस्थायी बना रहेगा। भैया बहन, रानी मां एक महान थी। उनका त्यागमय और समर्पित जीवन को हमें देखना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न है, सभी महापुरुषों का त्याग और समर्पित जीवन से हमने क्या शिक्षा प्राप्त किया? हमने क्या शिक्षा ग्रहण किया? हमने अपने समाज और देश की एकता व अखंडता के लिए अपने नकारात्मक प्रवृत्ति में कितना बदलाव लाया है? देश और समाज के विकास के लिए अपने जीवन में अपने स्वार्थ की अभिवृद्धि का कितना त्याग और समर्पित किया है? अपने समाज की परंपरागत पूजा पद्धति की सुरक्षा एवं संवर्धन में हमने अपने आप को कितना समर्पण भाव से विकसित किया है? ऐसी ही अनेकानेक विचार उत्तेजक
प्रश्न हमारे जीवन में मुखरित होता रहता है और होना भी चाहिए। अंत में मैं आपसे ही कहना चाहूंगा भैया बहन, भारत की जनता को उत्तर पूर्व राज्यों की भौगोलिकता, परंपरागत जीवन शैली एवं असंख्य स्वतंत्रता वीर महापुरुष, उत्तर पूर्व में असंख्य स्वतंत्रता वीर महापुरुष की शिक्षा का अध्ययन उनके जीवन प्रसंगों के आधार पर करने की व्यवस्था होना ही चाहिए। विकसित युवा समाज का एक मानव से दूसरे मानव तथा एक समाज से दूसरे समाज और भारत के प्रति संवेदनशीलता की भावना का विकास इसी आधार पर ही करना आवश्यक है। रानी मां का समर्पित जीवन शैली जन जन के मन मस्तिष्क में सकारात्मक स्वरूप में विकसित होने की पूर्ण संभावना है। रानी मां का वह आवाज मेरा जीवन मेरा संदेश है और मैं भारत की एकता एवं अखंडता के लिए जीवन जीती हूं कि संवेदनशीलता जन जन में समाहित हो जाए। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं। आओ देश के जनमनगण, आओ देश के युवा बालगण, श्रवण करो रानी मां का जीवन, ग्राम नगर और वन क्षेत्रों में फैला दे रानी मां का संदेश। रानी मां का संदेश। काई दिनलू महान संतान है, भारत माता की पहचान है, भारत माता की पहचान है। पुनः राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग के सभी सदस्यों को विनम्र धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही।